हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का यूनिक स्टडी पॉइंट चैनल पे, जहाँ पे हम लोग कवर कर रहे हैं अपना बेसिक इलेक्ट्रिकल क्लास। और बेसिक इलेक्ट्रिकल क्लास में बेसिकली हम लोग कवर कर रहे हैं 3 ब्रांचों का सिलेबस, जो कि आपका BMW जो हमारा सिविल फर्स्ट ईयर में चलता है, और जनरल इंजीनियरिंग जो मैकेनिकल फर्स्ट ईयर में, और EE1 के नाम से हमारा EC फर्स्ट ईयर में चलता है। ठीक है, तो ये हमारी डिप्लोमा क्लास है जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं अपना बेसिक इलेक्ट्रिकल का पूरा पार्ट। ठीक है, तो चलिए आ जाइए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने लेक्चर नंबर, और आज हमारा है लेक्चर नंबर 6। तो आज हम लोग देखते हैं कि जैसे कि पिछली क्लास में हम लोगों ने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिकल एलिमेंट जो होता है या वैद्युत अवयव जो होता है वो हमारा कितने टाइप का होता है, क्या क्लासिफिकेशन होता है, उसको रिप्रेजेंट किया था। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो इससे पिछले वाली क्लास आप जाके फॉलो किया। ठीक है, अब उसमें जैसे हमने आपको बताया कि जैसे हमारे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट की इलेक्ट्रिकल एलिमेंट की बात करें तो इसमें हमने आपको बताया था कितने टाइप के हमारे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट होते हैं, या इलेक्ट्रिकल या वैद्युत अवयव भी बोल सकते हैं। तो हमने बताया था एक्टिव एलिमेंट, ठीक है, एक्टिव एलिमेंट। और दूसरा जो हमने बताया था वो क्या था हमारा, पैसिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट। तो बेसिकली आज हम लोग इन्हीं के बारे में देखेंगे डिटेल में कि हमारा एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, पैसिव एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, तो एक्टिव एलिमेंट की बात करें, ठीक है, तो हमेशा याद रखना एक्टिव एलिमेंट क्या होता है। तो आप चाहे हेडिंग डाल के इसको लिख लीजिए एक्टिव एलिमेंट। और एक्टिव एलिमेंट को हमने हिंदी में क्या बोला था, सक्रिय अवयव। आप हिंदी में लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे, सक्रिय अवयव। ठीक है, तो एक्टिव एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं तो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है आपसे पूछेगा, तो बेसिक डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। तो बेसिक डेफिनेशन की बात करें, जैसे हम बात करते हैं एक्टिव एलिमेंट की, तो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं। तो एक्टिव एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है जो हमको क्या करता है, एनर्जी को या ऊर्जा को प्रोवाइड कराता है। क्या है, एनर्जी को हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं ऊर्जा को प्रदान करता है। ठीक है, तो वो एलिमेंट हमारा क्या कहलाता है, एक्टिव एलिमेंट कहलाता है। अब इन एक्टिव एलिमेंट का यूज कहाँ किया जाता है, तो एक्टिव एलिमेंट का यूज हमारा कहाँ किया जाता है, सर्किट में यूज किया जाता है। सर्किट क्या होता है, परिपथ, जिसको हम क्या बोलते हैं। अब सर्किट की बात आती है तो सर्किट क्या होता है, तो सर्किट हमेशा याद रखना क्या होता है, जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स होते हैं उन इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स को अगर हम लोग कनेक्ट करके, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट आपका पैसिव एलिमेंट हो चाहे एक्टिव एलिमेंट हो, यानी कि एक्टिव और पैसिव एलिमेंट का यूज करके या एक्टिव और पैसिव एलिमेंट को एक कनेक्शन करके या जोड़ करके हमारा एक क्लोज्ड पाथ बनाया जाता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, सर्किट कहलाता है। जैसे सर्किट की बात करें तो मान लिया हमने एक एक्टिव एलिमेंट ले लिया, तो एक्टिव एलिमेंट हमारा क्या है, वोल्टेज सोर्स। जैसे क्योंकि एनर्जी क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी एक वोल्टेज सोर्स वो हमारा एनर्जी प्रोवाइड करा सकता है, और एक करंट सोर्स होता है। तो एक्टिव एलिमेंट की बात करें दो टाइप का होता है, कल हमने बताया था, एक वोल्टेज सोर्स और दूसरा करंट सोर्स। ठीक है, तो ये तो हमारा एक्टिव एलिमेंट हो गया। अब डिस्कस कर लेते हैं, सर्किट को बाद में डिस्कस करते हैं, पहले पैसिव एलिमेंट के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो इससे आपको क्लियर ये हो जाएगा कि हमारा परिपथ या सर्किट क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमारा एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं और पैसिव एलिमेंट क्या होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम बात करें एक्टिव एलिमेंट की, तो एक्टिव एलिमेंट वह एलिमेंट होता है जो हमारा क्या करता है, सर्किट को एनर्जी प्रोवाइड करता है या एनर्जी देता है। अब वो हो सकता है हमारा करंट सोर्स हो या हो सकता है हमारा वोल्टेज सोर्स हो। ठीक है, पैसिव एलिमेंट की बात करें तो पैसिव एलिमेंट जैसे हमारे क्या होते हैं, आर हो गया, एल हो गया, सी हो गया। ठीक है, तो ये सारे हमारे कहलाते हैं पैसिव एलिमेंट, यानी कि ये हमको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं, या आप कह सकते हो वो एलिमेंट, क्या कह सकते हो, जो एलिमेंट क्या होते हैं, जो एलिमेंट या अवयव
जो हमारी एनर्जी को प्रदान नहीं करते हैं यानी कि प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो उन एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? पैसिव एलिमेंट कहते हैं। या फिर हम क्या कह सकते हैं? पैसिव एलिमेंट को हमने क्या बताया था? निष्क्रिय अवयव। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, हिंदी में भी आप लिखते रहिए। तो जैसे रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टर हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, रजिस्टर बोलते हैं, सॉरी। और इसको हम क्या बोलते हैं? इंडक्टर बोलते हैं, इंडक्टर। और इसको क्या बोलते हैं? कैपेसिटर बोलते हैं। तो ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं RLC, ये हमारे पैसिव एलिमेंट के अंतर्गत आते हैं। अब आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, पैसिव एलिमेंट क्या होता है। यानी कि एक्टिव एलिमेंट में हमारे वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स आ जाएंगे। यानी कि एक्टिव एलिमेंट होगा वो हमारा क्या में या एनर्जी को प्रोवाइड कराएगा, जबकि पैसिव एलिमेंट होंगे वो हमारे एनर्जी को प्रोवाइड नहीं कराते हैं या एनर्जी को नहीं देते हैं। तो वो एलिमेंट होते कौन कौन से हैं? R हो गया, L हो गया और C हो गया। ठीक है, इसमें हमारा वोल्टेज सोर्स, जैसे बैटरी हो गई हमारी, जैसे बैटरी हो गई, ये हमारा क्या है? एक वोल्टेज सोर्स है। करंट सोर्स की बात करो तो इस तरीके से हमारा करंट सोर्स बनता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? करंट सोर्स हमने मान लिया IS। तो ये हमारे क्या हैं? एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। यानी कि जो एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं वो एक्टिव एलिमेंट, जो एनर्जी को प्रोवाइड नहीं करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? पैसिव एलिमेंट। बताइए, इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब बात आती है परिपथ की। क्या है? परिपथ, या हम कहें सर्किट की, या हम कहें नेटवर्क की। तो कहीं कहीं पे आपको नेटवर्क भी दिया जाएगा और कहीं कहीं पे आपको सर्किट भी दिया जाएगा। हालांकि हम दोनों चीज़ एक ही होती है। डिफरेंस बेसिकली हमारा ये होता है कि सर्किट जो होता है, पहले तो ये समझ लेते हैं सर्किट होता क्या है और नेटवर्क क्या होता है। तो सर्किट हमारा क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स का प्रयोग करके या इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स का हम कनेक्शन करके, क्या है? इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स का कनेक्शन या इंटरकनेक्शन हम कह सकते हैं। इंटरकनेक्शन इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट इज कॉल्ड नेटवर्क। क्या कहलाएगा? नेटवर्क कहलाएगा, या हम कह सकते हैं सर्किट कहलाएगा। इतनी बेसिक आप परिभाषा समझ लीजिए। यानी कि जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स होते हैं उनका अगर हम कनेक्शन कर दें या यदि उनको हम जोड़ दें और जोड़ करके हम कनेक्शन बना दें तो वो हमारा कहलाता है परिपथ या सर्किट कहलाता है। बताइए, इतनी बात क्लियर है? अब सर्किट और नेटवर्क में डिफरेंस हम लोग समझ लेते हैं। जैसे सर्किट भी हमारा बोला जाता है इलेक्ट्रिकल सर्किट, और नेटवर्क बोला जाता है। ठीक है, तो नेटवर्क हमेशा याद रखना और सर्किट में डिफरेंस क्या है। नेटवर्क जो होगा वो हमारा क्लोज्ड पाथ, कैसा हो? पाथ हो भी सकता है, हो भी सकता है, और नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये याद रखना। जबकि जो सर्किट होगा वो हमारा हमेशा, यानी कि हमेशा कैसा बनेगा? क्लोज्ड पाथ बनेगा, क्लोज्ड पाथ बनाएगा। क्लोज्ड पाथ का मतलब क्या है? बंद पाथ बनाएगा, बंद रास्ता बनाएगा। ठीक है, तो क्लोज्ड पाथ बनाएगा, क्लोज्ड पाथ बनेगा। ठीक है, तो वो हमारा सर्किट वो कहलाता है हमारा कनेक्शन सर्किट कहलाता है। जैसे मान लिया ये हमारा क्या है? एक हमने इलेक्ट्रिकल एलिमेंट को हमने एक्टिव एलिमेंट लगा दिया। एक्टिव एलिमेंट का मतलब क्या है? वो बैटरी लगा दी। और एक हमने पैसिव एलिमेंट लगा दिया। पैसिव एलिमेंट क्या है? हमारा रजिस्टर है। ठीक है, मान लिया एक और हमने पैसिव एलिमेंट लगा दिया, इंडक्टर लगा दिया इस तरीके से। ठीक, और इसको हमने क्लोज कर दिया। तो ये सर्किट ये कहलाएगा हमारा सर्किट। यानी कि ये रेजिस्टेंस है, पैसिव एलिमेंट, और ये भी पैसिव एलिमेंट, और ये हमारा क्या है? एक्टिव एलिमेंट, एक्टिव एलिमेंट। क्योंकि अभी हमने बताया कि एक्टिव एलिमेंट क्या होता है? वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, वो क्या है? हमारे एक्टिव एलिमेंट। तो कहने का मतलब सर्किट क्या होगा? क्या कहेंगे? यानी कि एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट के कनेक्शन को ही जो क्लोज पाथ बनाए वो हमारा क्या कहलाता है? सर्किट कहलाता है। और जबकि नेटवर्क, ये भी हमारा क्या है? नेटवर्क कहलाएगा। बट नेटवर्क और सर्किट में बेसिक डिफरेंस हमारा ये होता है कि नेटवर्क हमारा क्लोज पाथ बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अगर
नेटवर्क है तो नेटवर्क का मतलब क्या है, कनेक्शन करना है इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स का। अगर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है तो जैसे हमने क्या किया, एक रजिस्टर यहाँ लगा दिया, एक रजिस्टर इधर लगा दिया और एक रजिस्टर इधर लगा दिया, ठीक है, और एक हमने मान लिया कि यहाँ पे एक बैटरी लगा दी और इस तरीके से एक और रजिस्टर लगा दिया, इंडक्टर लगा दिया, इस तरीके से कनेक्शन है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स को हमने क्या किया है, कनेक्ट किया है। और ये हमारी बैटरी है मान लिया, ये हमारा इंडक्टर है, तो ये भी क्या है, हमारा कनेक्शन है। क्या है, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स का एक कनेक्शन है, लेकिन ये हमारा क्या है, क्लोज नहीं बना है। क्लोज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इस टाइप को हम क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं। तो नेटवर्क का मतलब क्या है, आम भाषा में आप कहते हैं किसी से कि अपना नेटवर्क बनाइए। तो नेटवर्क बनाने का मतलब क्या है, एक दूसरे को जोड़ना। तो एक दूसरे को जोड़ना, अब यहाँ पे हम क्या जोड़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स को जोड़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स को जोड़ करके हम क्या बना रहे हैं, एक नेटवर्क बना रहे हैं। ठीक है, तो बताइए नेटवर्क और सर्किट में बात समझ में आई। तो हम कभी कभी इसको नेटवर्क भी बोल देते हैं, कभी कभी सर्किट भी बोल देते हैं। तो हमेशा याद रखना, सर्किट क्या होगा या नेटवर्क क्या होगा, वो होता है कि इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स को जोड़ करके एक क्लोज्ड पाथ बनना ही हमारा सर्किट कहलाता है। और इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स को जोड़ करके ही हमारा सर्किट, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स को जोड़ करके ही क्लोज्ड पाथ बन भी सकता है और क्लोज्ड पाथ नहीं भी बन सकता है, तो वो हमारा नेटवर्क कहलाएगा। ठीक है, तो सिंपली आप इतना समझो कि इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट इज कॉल्ड सर्किट और नेटवर्क। ठीक है, क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स कनेक्शन ऑफ, तो कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स इज कॉल्ड सर्किट, इज कॉल्ड नेटवर्क और सर्किट। ठीक है, बताइए इतनी बात समझ आई। तो ये परिभाषा है, आप लिख लीजिएगा। हिंदी में लिखेंगे तो क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स या वैद्युत अवयव को जोड़ करके, वैद्युत अवयव को जोड़ करके हमारा नेटवर्क या सर्किट बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। बताइए इतनी बात क्लियर है। तो नेटवर्क सर्किट में तो यही बात हम समझाने जा रहे हैं कि जैसे हमने क्या बताया कि इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स में हमारे क्या है, एक्टिव एलिमेंट होता है, पैसिव एलिमेंट होता है। तो पैसिव एलिमेंट में हमारे RLC होते हैं, एक्टिव एलिमेंट में वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स होते हैं। ठीक है, बताइए इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों को। तो ये तो हो गया हमारा कल जो हमने बताया था एक्टिव एलिमेंट पैसिव एलिमेंट के बारे में। अब पैसिव एलिमेंट जो होते हैं हमारे, तो जैसे कि पैसिव एलिमेंट, तो पैसिव एलिमेंट जैसे हैं, तो हमने बताया कि जो हमारे पैसिव एलिमेंट होते हैं ये भी हमारे दो टाइप के होते हैं। कल हमने आपको बताया था कौन कौन से होते हैं, एक लीनियर एलिमेंट होता है और दूसरा क्या होता है, नॉन लीनियर, नॉन लीनियर एलिमेंट। हिंदी में क्या कहेंगे, रेखीय अवयव और अरेखीय अवयव। अब लिख सकते हैं दोनों लोग हिंदी में और इंग्लिश में। तो रेखीय अवयव और अरेखीय अवयव लिख लीजिएगा इनको। बताइए इतनी बात क्लियर है सब लोगों को। अब लीनियर एलिमेंट की बात करें तो लीनियर एलिमेंट हमारे कौन से एलिमेंट्स होते हैं, तो लीनियर एलिमेंट्स में जैसे हमने क्या होता है, पैसिव एलिमेंट है, ये सब हमारे क्या है, पैसिव एलिमेंट है। पैसिव एलिमेंट में अब हमारा जो लीनियर एलिमेंट होता है, तो लीनियर एलिमेंट में हमारा वह पैसिव नेटवर्क हम कह सकते हैं कैसे, कि वह पैसिव, या हम कह सकते हैं वह पैसिव एलिमेंट जो हमारा क्या करता है, वोल्टेज और करंट में कैसा संबंध दिखाता है, लीनियर करंट संबंध दिखाता है या लीनियर रिलेशनशिप दिखाता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, लीनियर एलिमेंट कहलाता है या लीनियर अवयव कहलाता है। बताइए इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि हमारा इनमें कौन सा लीनियर एलिमेंट होगा, तो एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा क्या होगा, जो स्टैंडर्ड रजिस्टर होता है या स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस जो होता है हमारा, वो हमारा कहलाता है लीनियर एलिमेंट। लीनियर एलिमेंट बेसिकली हमारा डिसाइड कैसे हो रहा है कि वोल्टेज, देखो इसको लिख लेते हैं, वोल्टेज और करंट के करेक्टरिस्टिक जो होगी हमारी, वोल्टेज और करंट की करेक्टरिस्टिक वो कैसी होगी,
लीनियर होती है। लीनियर का मतलब क्या है कि मान लिया ये हमारा क्या है, इधर हमने मान लिया करंट है, इधर हमने मान लिया वोल्टेज है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक जो बनेगी वो लीनियर बनेगी। यानी कि वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा, प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू आई या आई प्रोपोर्शनल टू बी, यानी कि जैसे करंट भी बढ़ेगा। तो ये हमारा क्या दिखाता है, लीनियर कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है या लीनियर गुण दिखाता है वोल्टेज और करंट में। तो ऐसे नेटवर्क हमारे क्या कहलाते हैं, ऐसे नेटवर्क हमारे कहलाते हैं लीनियर एलिमेंट, सॉरी। और ऐसे एलिमेंट्स का यूज करके हम लीनियर नेटवर्क भी बना लेते हैं। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है, बताइए। अब यहाँ पे नॉन लीनियर की बात आती है। तो नॉन लीनियर एलिमेंट हमारे कैसे होते हैं, जिसमें हमारा क्या होगा, वोल्टेज और करंट के जो करेक्टरिस्टिक होगी वो कैसी होगी, नॉन लीनियर होगी। करंट और वोल्टेज की करेक्टरिस्टिक लिख लीजिए, करेक्टरिस्टिक कैसी होगी, नॉन लीनियर। नॉन लीनियर होगी तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, नॉन लीनियर एलिमेंट। तो इसके एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एल हो गया, सी हो गया, यानी कि इंडक्टर, इसको हम क्या कहते हैं, इंडक्टर, और इसको हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर। तो इस केस में इंडक्टर और कैपेसिटर एलिमेंट जो होते हैं हमारे नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक दिखाते हैं वोल्टेज और करंट में। ठीक है, जैसे अगर हम आपको वोल्टेज निकालें तो ये क्या होगा, एल डी आई अपॉन डी टी हम लिख सकते हैं। तो ये क्या है, हमारा लीनियर तो है नहीं इस करंट के, बताइए लीनियर है कि नहीं, नहीं है। इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज निकालेंगे तो क्या है, वी सी, यानी कैपेसिटर के अक्रॉस हमारा क्या होता है, 1/c आई डी टी। तो इसकी अगर करेक्टरिस्टिक बनाएंगे तो हमारी कैसी होगी, नॉन लीनियर होगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं ये हमारे होते हैं नॉन लीनियर एलिमेंट। नॉन लीनियर एलिमेंट का मतलब जो हमारी करेक्टरिस्टिक वोल्टेज और करंट की करेक्टरिस्टिक कैसी बनाते हैं, नॉन लीनियर बनाते हैं। यानी कि हमारी करेक्टरिस्टिक ऐसी ना बन करके हमारी करेक्टरिस्टिक कहीं ऐसी होगी, यानी कि लीनियर नहीं होगी और कैसी भी हो सकती है। ठीक है, तो वो हमारी नॉन लीनियर करेक्टरिस्टिक होती है। बताइए, इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों के। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको याद रखिएगा क्योंकि इनका यूज अभी हम करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों को, बताइए। तो ये इस तरीके से हम देख सकते हैं कि लीनियर नॉन लीनियर क्या होता है। अब बात करते हैं कि वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स। कल हमने आपको बताया था कि वोल्टेज सोर्स जो होते हैं हमारे दो टाइप के होते हैं। क्या क्या बताया था, वोल्टेज सोर्स हमने दो टाइप के बताए थे। एक हमने बताया था आपको आइडियल वोल्टेज सोर्स, और दूसरा हमने क्या बताया था, हमने बताया था प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। अब आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तब उसके बाद हम इसको और अच्छे से समझेंगे। तो क्या है आइडियल वोल्टेज सोर्स, क्या होता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स वह वोल्टेज सोर्स होता है, आप लिख सकते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स वह वोल्टेज सोर्स होता है जिसके जिसके टर्मिनल पर वोल्टेज हमेशा कैसा रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है, या हमेशा कह सकते हैं स्थिर रहता है। यानी कि वो हमारी करंट पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे हमारी कोई भी करंट हो, लेकिन हमारा टर्मिनल वोल्टेज उस केस में मेरा कांस्टेंट रहेगा। जैसे अब इस पॉइंट को समझ लेते हैं। मान लिया कि इसका सर्किट बनाएं, अगर सर्किट हिसाब से आपको समझाएं तो मान लिया ये हमारा क्या है, एक वोल्टेज सोर्स है बी, ठीक है, और ये क्या है हमारा, यहाँ पे हमने मान लिया कि ये हमारा कोई है टर्मिनल, ये क्या है टर्मिनल, और इसके अक्रॉस हमने मान लिया वोल्टेज हमारा है कोई टर्मिनल बी टी। बी टी क्या है हमारा, एक टर्मिनल वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज, और यहाँ से कोई करंट फ्लो हो रही होगी आई, मान लिया, ठीक है। तो इस केस में ये जो करंट है, इस करंट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कोई एलिमेंट तो लगा नहीं हमारा, बताइए। तो ऐसा वोल्टेज जो हमारा वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज के बराबर हो, यानी कि जो भी वोल्टेज हो वो हमारी करंट पे डिपेंड ना करते यह करे, तो वो हमारा कहलाता है आइडियल वोल्टेज सोर्स। यानी कि आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या है, जैसे बी एस क्या है, आइडियल वोल्टेज सोर्स, यानी कि जो वोल्टेज बी एस होगा वही हमारा टर्मिनल वोल्टेज होगा, इक्वल होगा। यानी कि यहाँ पे आई की वैल्यू कुछ भी करेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी,
ये जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ऐसा वोल्टेज हमारा क्या कहलाता है, या हम कह सकते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या कहलाती है, हमारी आइडियल वोल्टेज सोर्स। अब इसको अगर ग्राफ बनाएं तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, मान लिया ये हमारा क्या है, ये है करंट, और ये हमने मान लिया कोई वोल्टेज सोर्स है बी। ठीक है, बी है, तो यहाँ पे अगर आप बनाएंगे कितनी भी करंट आप होगी यहाँ पे, यानी कि करंट कितनी भी बढ़ाएंगे तो यहाँ से हमारा क्या होगा, हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट वोल्टेज रहेगा। यानी कि जितना वोल्टेज आपका बी होगा, जितना सोर्स वोल्टेज होगा वही टर्मिनल वोल्टेज होगा। तो ऐसा वोल्टेज सोर्स जिसका टर्मिनल वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो वो हमारा कहलाता है आइडियल वोल्टेज सोर्स। बताइए इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्योंकि बहुत लोगों को हमको लगता है इस चीज़ समझने में दिक्कत हो रही होगी। यानी कि कहने का मतलब है कि जो करंट है हमारी आई, ये करंट हमारी क्या है, किसी पैरामीटर पे निर्भर नहीं कर रही है, कह सकते हैं हम किस पे, इंडिपेंडेंट है ये, इंडिपेंडेंट है। यानी कि करंट की वैल्यू बढ़ाएंगे घटाएंगे फिर भी हमारा कोई भी टर्मिनल वोल्टेज पे इफेक्ट नहीं होगा। यानी कि जो वोल्टेज यहाँ पे होगा सोर्स पे, वही वोल्टेज हमारा टर्मिनल पे होगा। तो ऐसा वोल्टेज सोर्स हमारा कहलाता है आइडियल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। बताइए प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की बात करें। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना, जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होता है, उस आइडियल वोल्टेज सोर्स केस में हमारा जो रेजिस्टेंस होता है इंटरनल, जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस। अच्छा, जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा तभी हम क्या कह सकते हैं कि हमारा टर्मिनल वोल्टेज चेंज नहीं होगा। अगर हमारा जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा तो इस केस में हमारा क्या होगा, यानी कि शॉर्ट होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जीरो होने का मतलब क्या है, शॉर्ट होगी वायर। और उस केस में हमारा जो वोल्टेज होगा सेम वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना आइडियल वोल्टेज सोर्स के लिए जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो कैसा होगा, जीरो। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स के लिए, यानी कि प्रैक्टिकली अगर हम सोचें तो वोल्टेज सोर्स में कुछ ना कुछ क्या होगा हमारा, कुछ ना कुछ हम कह सकते हैं सम फाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, फाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, होगा कि नहीं होगा, यानी कि कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। अब जब किसी सर्किट में मान लिया हमने एक, इसको प्रैक्टिकली समझते हैं, जैसे ये हमने क्या बनाया, एक वोल्टेज सोर्स बना दिया और इसमें कुछ हमने मान लिया कि इसके कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है कुछ, तो ये हमने मान लिया RS है। ठीक है, अब आपसे कहा जाए कि यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज क्या आपको सेम मिलेगा, बताइए मिलेगा टर्मिनल ये वोल्टेज सेम मिलेगा, इसके नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ करंट इसमें फ्लो हो रही है। तो ये करंट क्या होगी, यहाँ से जाएगी तो कुछ ना कुछ वोल्टेज हमारा यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा तो उस केस में हमारा जो वोल्टेज जो BS होगा वो हमारा BT के बराबर नहीं होगा। यानी कि B इक्वल्स टू या BS इक्वल्स टू डज नॉट इक्वल्स टू BT। तो इस केस में ये हमारा कहलाता है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, यानी कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में जो सोर्स वोल्टेज होगा, जो सोर्स डब्ल्यू जो BS हमने बनाया, सोर्स वोल्टेज होगा वो टर्मिनल वोल्टेज के बराबर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस होगा उसमें कुछ ना कुछ, और हम जानते हैं प्रैक्टिकली अगर यूज करेंगे तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा उसमें, तो प्रैक्टिकली जब रेजिस्टेंस होगा तो इस केस में कुछ ना कुछ वोल्टेज हमारा यहाँ ड्रॉप हो जाएगा। तो अगर हम इसको एक इक्वेशन के फॉर्मेट में देखें तो इसकी KVL लगाओगे तो आप क्या बनाओगे, B माइनस बी एस माइनस के आई इंटू आर एस, यही होगा। यानी कि अगर करंट बढ़ाते हैं, अगर हम मान लिया यहाँ पे करंट बढ़ेगी तो हमारा ये ओवरऑल कम हो जाएगा, बताइए, तो उस केस में जब पूरा ओवरऑल कम हो जाएगा तो इसका मतलब ये कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा B और BS हमारा इक्वल नहीं रहेगा उस केस में। तो इसलिए ये हमारा कहलाता है, क्या कहलाता है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये हमारी कैसे बनती है, तो ये हमारी बनती है इस फॉर्मेट में। जैसे हमने क्या किया, मान लिया ये हमारा क्या है V और ये हमारा सोर्स वोल्टेज है, तो ये है हमारी करंट। अगर हमने करंट बढ़ाई, तो अगर हम करंट बढ़ाते हैं, देखिए ये करंट है, अगर हम करंट बढ़ाते हैं तो हमारा वोल्टेज BS क्या होगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। देखिए अगर हमने करंट बढ़ाना चाहिए तो ये हमारा BS पूरा कम हो जाएगा कि नहीं, ये कम होगा तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, पूरा कम हो जाएगा।
तो इसीलिए सोर्स वोल्टेज और VT वोल्टेज इक्वल नहीं रहता है। ठीक है, बताइए। तो ये हमारा होता है प्रैक्टिकल वोल्टेज। बताइए, इतनी बात क्लियर है कि नहीं? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको एक बार और देखिए, क्योंकि पहली बार में हो सकता है आपको ना समझ में आए। बताइए, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो क्या करना है, देखो दोबारा फिर हम आपको बता रहे हैं। कहने का मतलब क्या है कि जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होगा, तो आइडियल वोल्टेज सोर्स के केस में हमारा जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, यानी कि जो भीतर का रेजिस्टेंस है उसके वोल्टेज सोर्स का, वो हमारा जीरो होता है। और जो रेजिस्टेंस जब जीरो होगा, तो रेजिस्टेंस जीरो होने का मतलब क्या है कि उस केस में हमारी करंट बहुत हाई होगी। होगी कि नहीं? यानी कि करंट हमारी इनफाइनाइट होगी। तो करंट इनफाइनाइट कब होगी? जब हमारा वायर शॉर्ट हो जाएगा। जब वायर शॉर्ट होगा तो हमने मान लिया कि एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया और यहाँ पे एक टर्मिनल वोल्टेज है, और इस केस में हमारा कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा है, यानी कि जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो जो वोल्टेज यहाँ होगा वही वोल्टेज हमारा यहाँ मिलेगा, यानी कि कोई ड्रॉप नहीं हुआ है हमारा इसमें। क्यों नहीं ड्रॉप हुआ है? क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए। तो ये हमारा कहलाता है आइडियल वोल्टेज सोर्स। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होगा कि इसमें कुछ ना कुछ हमारा रेजिस्टेंस होगा। तो कुछ ना कुछ सम रेजिस्टेंस हमने मान लिया, इंटरनल रेजिस्टेंस वो है हमारा RS। और जब हमने इसको सर्किट बनाया तो इस केस में हमने देखा कि जब हम जो करंट फ्लो कराएंगे, जितनी करंट फ्लो कराएंगे, उसी बेसिस पे हमारा यहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज कमी हो जाएगी। और जिसमें वोल्टेज में कमी होगी, तो जो वोल्टेज हमारा यहाँ मिल रहा था वो वोल्टेज हमारा टर्मिनल पे नहीं मिलेगा। तो ये हमारा वोल्टेज क्या कहला रहा है? टर्मिनल वोल्टेज, यानी कि टर्मिनल के बीच में वोल्टेज, एक टर्मिनल ये, एक टर्मिनल ये, तो टर्मिनल के बीच जो वोल्टेज कहलाता है वो हमारा टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। तो हमेशा प्रैक्टिकल वोल्टेज के लिए हमारा अगर टर्मिनल वोल्टेज और सोर्स वोल्टेज अगर इक्वल नहीं है, तो वो हमारा कैसा कहलाएगा? प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स कहलाएगा। बताइए, इतनी बात समझ में आ गई सब लोगों को? तो इतनी आसानी से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक दो बार और देखिएगा इसको, तो आपको क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये भी बात समझ में आ गई सब लोगों के। अब ऐसे ही अगर हम बात करें आपके करंट सोर्स की, ऐसे ही हमारा क्या होता है? करंट सोर्स होता है। मान लिया एक करंट सोर्स मान लेते हैं। तो करंट सोर्स के केस में अगर हम बात करें तो ये भी हमारा क्या होता है? एक आइडियल करंट सोर्स होता है, आइडियल करंट सोर्स। और दूसरा क्या होता है हमारा? प्रैक्टिकल करंट सोर्स। प्रैक्टिकल करंट सोर्स। आइडियल करंट सोर्स को हमने क्या कहा है? आदर्श करंट सोर्स। और प्रैक्टिकल को व्यवहारिक करंट सोर्स। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं ग्राफ की हेल्प से। तो हमेशा रखना, याद रखना कि जो आइडियल करंट सोर्स होता है उसमें हमारा जो रेजिस्टेंस होगा, जो आइडियल करंट सोर्स होता है उसमें हमारा रेजिस्टेंस जो होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस वो होता है इनफाइनाइट। ठीक है, तो इनफाइनाइट होगा तो इसका मतलब क्या है? तो इनफाइनाइट का आइडियल का मतलब ही हमने क्या बताया कि हमारा करंट, ठीक, ये क्या है? हमारा करंट सोर्स। अब ये हमने सर्किट बना दिया। अब मान लिया कि जो हमारा यहाँ पे टर्मिनल वोल्टेज है, यहाँ पे जो वोल्टेज है, ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट है, मान लिया जो करंट आई है, ये करंट और ये करंट सेम होनी चाहिए। बताइए, अगर सोर्स करंट और लोड करंट हमारी अगर सेम होती है तो उस केस में हम कह सकते हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस होगा, यानी कि जो रेजिस्टेंस हमने मान लिया कि इसके टर्मिनल पे, वो कैसा है? हमारा इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट होगा तभी तो हम कह सकते हैं कि हमारी कोई करंट इसमें नहीं जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारी करंट क्या होगी? जीरो होगी उस केस में, है ना? तो इस टर्मिनल पे देखिए हमारी कोई करंट जीरो है, इसमें कोई नहीं जा रही। तो जितनी करंट हमारी ये होगी वही करंट हमारी यहाँ पे होगी। बताइए, तो हमेशा याद रखना कि एक तरीके से हम कह सकते हैं आइडियल करंट सोर्स वह सोर्स होता है जो परिपथ में सदैव करंट कैसी रखता है? स्थिर रखता है। या करंट हमेशा इक्वल रखता है। तो करंट हमेशा कैसी होगी? करंट कांस्टेंट रहती है हमेशा। ठीक है, करंट कांस्टेंट का मतलब क्या है? सोर्स करंट और जो लोड करंट है वो हमारी कैसी होगी? कांस्टेंट। ये कांस्टेंट कब होगी? जब हमारी करंट इसमें
कुछ नहीं जाएगी इसमें, क्योंकि इसमें करंट जीरो जाएगी क्योंकि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। और वही हमने बताया कि अगर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है तो उस केस में आइडियल करंट सोर्स होगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब इसकी अगर हम बात करें ग्राफ की, तो ग्राफ कैसा बनेगा? तो मान लीजिए ये हमारा वोल्टेज है, ये हमारा करंट है, और ये हमारी एक करंट सोर्स मान लेते हैं। तो करंट सोर्स का ग्राफ कैसा बनेगा? यानी कि आप कितना भी वोल्टेज बढ़ाते जाओ तो उस केस में हमारी जो करंट मिलेगी वो हमारी कैसी मिलेगी? हमेशा कांस्टेंट मिलेगी। ठीक है, कांस्टेंट मिल रही कि नहीं मिल रही? हर पॉइंट पे देखिए कांस्टेंट मिल रही है। ऐसे ही हमारा प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स की बात करें, ठीक है, तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स की बात करें तो ये इसमें कुछ ना कुछ हमारा क्या होगा? कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, फाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, फाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस मान लेते हैं। तो फाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? कुछ ना कुछ अंदर उसमें रेजिस्टेंस होगा। तो उस केस में अगर हमने करंट सोर्स मान लिया ये IS, और इसका रेजिस्टेंस हमने मान लिया एक इस तरीके से, ये क्या है हमारा रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस हमने मान लिया RS। अब देखिए, और यहाँ पे हमने मान लिया इस तरीके से B। अब देखिए जहाँ पे जो करंट जाएगी तो कुछ ना कुछ करंट क्या है हमारी इसमें जाएगी, बताइए, और कुछ करंट ये इसमें आई जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? जितनी करंट हमने IS थी, क्या वही करंट आपकी आई होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी, क्योंकि जो करंट कुछ ना कुछ हमारी इस टर्मिनल पे चलेगी, इस ब्रांच में चलेगी करंट। तो कहने का मतलब जो आई मिलेगी वो हमारी क्या क्या मिलेगी? आई जो मिलेगी वो IS के बराबर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि I1 हमारी कुछ करंट इसमें चली जाएगी। अभी तक हमारा क्या था? इसमें करंट कुछ नहीं जा रही थी, तो कुछ नहीं जा रही तो जो करंट हमारी IS थी वही करंट हमारी IA है। तो इसका मतलब क्या है? अगर आइडियल करंट सोर्स रखना है तो उस केस में हमको रेजिस्टेंस कैसा रखना पड़ेगा? इनफाइनाइट। अगर प्रैक्टिकल रखना है तो प्रैक्टिकल में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो उस रेजिस्टेंस में भी हमारा क्या कुछ ना कुछ करंट जाएगी। तो उस केस में जो हमारी ये करंट होगी, जो लोड करंट होगी, हम कह सकते हैं वो हमारी क्या होगी? अनइक्वल हो जाएगी या बराबर नहीं होगी। इस केस में हमारी करंट एक कांस्टेंट है, बराबर है, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये हमारा क्या हो जाएगा? आइडियल। ये हमारा हो जाएगा प्रैक्टिकल करंट सोर्स। इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा प्रैक्टिकल वाला का? तो देखिए ये क्या है? आई जो करंट, इसकी करंट के हमारी बनेगा कैसा ग्राफ? इस तरीके से बनेगा कि नहीं बनेगा? क्योंकि हम अगर देखें कि आई इक्वस टू, अगर यहाँ से KVL लगाए, KCL लगाएं, तो अभी हम KCL लगाएं तो हमारी क्या बनेगी? आई इक्वस टू IS माइनस के I1 मान लेते हैं। तो यहाँ से आई इक्वस टू IS माइनस की V अपॉन RS। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? जो IS थी, IS में से अगर ये करंट हमारी कम हो जाएगी तो उस केस में हमारी क्या है? कुछ ना कुछ करंट कम मिलेगी। तो इस तरीके से ये ग्राफ हमारा बन जाएगा। तो हालांकि हमको पता है कि आपको हो सकता है आपको इसको ये चीज़ अभी ना समझ में आ रही हो, तो जब अभी हम आगे और कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे आपको KVL KCL, तो वहाँ से आपको ये चीज़ तब और अच्छे से क्लियर होगी। हो सकता है अभी आपको क्लियर ना हो तो आप परेशान ना हो, ठीक है, क्योंकि अभी हम बताएंगे दोबारा आपको इसको। जब आप दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वहाँ से, तब ये चीज़ आपको कन्फर्म होगी कि KVL KCL पढ़ाएंगे, और KVL KCL से ही आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इतना समझिए कि जो आइडियल करंट सोर्स होता है उसमें क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा इनफाइनाइट होता है, और इनफाइनाइट होने के कारण जो करंट होती है हमारी वो हमारी इसमें नहीं जाएगी, और इसलिए हमारा जो सोर्स करंट होगा वही करंट हमारा लोड करंट के बराबर होगा। यानी कि ये लोड करंट मान लेते हैं कुछ, ये क्या है? IL मान लो, इसको चाहे IL मान लो, ठीक, यहाँ पे IL इसको मान लो लोड करंट। तो उस केस में हमारी कांस्टेंट मिलेगी, यानी कि इसमें नहीं जाएगी। अब प्रैक्टिकल करंट सोर्स की बात करें तो इसमें क्या होगा? प्रैक्टिकल करंट सोर्स के बारे में कुछ फाइनाइट रेजिस्टेंस होगा। तो फाइनाइट रेजिस्टेंस होगा तो वो हमारा क्या होगा? करंट यहाँ से फ्लो होगी, तो ये कुछ करंट हमारी इसमें चली जाएगी, कुछ इसमें चली जाएगी। तो कहने का मतलब जो करंट सोर्स करंट होगी वही लोड करंट हमारी नहीं मिलेगी, क्योंकि कुछ ना कुछ करंट यहाँ चलेगी। तो इस कारण हमारा क्या होगा? ये हमारा प्रैक्टिकल करंट सोर्स कहलाता है। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ लीजिए। बताइए, इतनी बात समझ में आई सब लोगों के? तो परेशान ना होइए, एक दो बार आप देखेंगे तो इसको आपको समझ में आ जाएगी बातें। तो इस तरीके से हम क्या है? वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स को समझ लिए। अब बात आती है कि हमारे जो सर्किट्स होते हैं, सर्किट हमने बता दिया क्या होता है, और
नेटवर्क बता दिया क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स को कनेक्ट करना ही हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट की बात करें तो पैसिव एलिमेंट और एक्टिव एलिमेंट को कनेक्ट करके ही हमारा क्या बनता है, सर्किट बनता है, या जोड़ करके ही क्या बनता है, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, इलेक्ट्रिकल सर्किट बनता है। तो ये तो बात होगी बेसिक की, हमने बता दिया। अब एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए, जैसे एक होता है सीरीज सर्किट, आप सब लोग पढ़े होंगे सीरीज सर्किट, और एक होता है पैरेलल सर्किट, पैरेलल सर्किट। तो सीरीज सर्किट क्या होता है, तो सीरीज सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें क्या है कि जो एलिमेंट हमारे लगे होंगे वो सीरीज में लगे होंगे, क्या है, सीरीज में लगे होंगे। जैसे मान लिया एक रेजिस्टेंस एक लगा दिया यहाँ पे, एक रेजिस्टेंस और हमने लगा दिया ऐसे, और एक रेजिस्टेंस और लगा दिया मान लिया, तो इस तरीके से ये क्या है, हमारे एन रेजिस्टेंस लगा दिए मान लिया, क्या है, एन रेजिस्टेंस लगा दिए, ऐसे हमने एन रेजिस्टेंस लगा दिए, आर एन मान लिया, इसको हम मान लेते हैं R1, R2, R3, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम क्या करें, इसमें अगर करंट फ्लो कराएं तो ये करंट हमारी कैसी जाएगी, सब में हमारी करंट कितनी जाएगी, आई जाएगी, बताइए आई ही जाएगी कि नहीं जाएगी, सब में कितनी जाएगी, आई जाएगी। तो कहने का मतलब अगर सीरीज सर्किट है तो उसमें जो हमारा एलिमेंट बना लगा होगा वो कैसा लगा होगा, सीरीज में होगा। सीरीज का मतलब क्या है, श्रेणी, श्रेणी में, ठीक है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में हमारा परिपथ होगा, ठीक। ये हमारा क्या होता है, समांतर, समांतर परिपथ बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इसमें आप देख रहे हो कि जो करंट है वो करंट हमारी क्या है, हर एलिमेंट में, यानी कि इस एलिमेंट में, इस एलिमेंट में, इस एलिमेंट में, सब में कैसी जा रही है, सेम जा रही है, यानी कि इक्वल जा रही है, इक्वल जा रही है कि नहीं, बताइए। तो हमेशा याद रखना सीरीज सर्किट के केस में हमारी करंट कैसी होगी, इक्वल होगी। जबकि अब पैरेलल सर्किट की बात करें तो ये कैसा होता है, जैसे एक रेजिस्टेंस हमने ये लगा दिया, एक रेजिस्टेंस हमने ये लगा दिया, एक रेजिस्टेंस हमने ये लगा दिया, और एक रेजिस्टेंस ये लगा दिया, और इस तरीके से हमने क्या किया, बहुत सारे रेजिस्टेंस इस तरीके से लगा दिए। ये हमने मान लिया R1 है, R2 है, R3 है, और ये Rn है, ठीक है। और इस तरीके से हमने क्या किया, कनेक्ट कर दिया मान लिया। तो इसको आप सही से बना लीजिए। तो ये मान लिया कि हमने क्या बना दिया, तो ये हमारा कहलाता है पैरेलल सर्किट। अब पैरेलल के केस में मान लिया हमने यहाँ से एक करंट हमने फ्लो कराई आई, तो ये करंट क्या हमारी सेम सभी में यही जाएगी, नहीं जाएगी, क्योंकि कुछ करंट हमारी इसमें चली जाएगी, कुछ करंट हमारी इसमें चली जाएगी मान लिया, कुछ करंट हमारी इसमें चली जाएगी, तो इसमें हम I1 मान लेते हैं, इसमें IN मान लेते हैं, और इसमें I2 मान लेते हैं, इसमें I3 मान लेते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो I करंट है वो हमारी क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3 और प्लस डैश डैश करके IN होगी करंट, टोटल करंट, बताइए। अब ये जो टोटल करंट होगी वो टोटल करंट क्या है, हमारी इक्वल तो होगी नहीं, सब में अलग अलग होगी। तो इस केस में इसमें हमारी क्या होगी, करंट कैसी होगी, अनइक्वल होगी, अनइक्वल यानी कि बराबर नहीं होगी, सेम नहीं होगी, सेम नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि क्या है करंट, क्योंकि I1 और I2 और I3 और IN मान लिया ये क्या है, हमारी बराबर नहीं होगी, नॉट, ठीक। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो। लेकिन जो पैरेलल सर्किट होगा उसके केस में हमारा जो वोल्टेज होगा वो कैसा रहेगा, हमेशा वोल्टेज हमारा इक्वल होता है। तो मान लिया ये हमारे बैटरी लगा दी यहाँ पे, ठीक, और यहाँ पे ऐसे ये करंट यहाँ से गई आई, और ये करंट, तो यहाँ से ये जो वोल्टेज होगा ये वोल्टेज हमारा इसके क्रॉस, इसके क्रॉस और इसके क्रॉस और इसके क्रॉस कैसा होगा, सेम होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं वोल्टेज कैसा होता है, सेम होता है। अब इसमें अगर हम बात करें तो इसमें हमने अगर वोल्टेज सोर्स लगा दिया यहाँ पे, तो ये जो वोल्टेज सोर्स होगा ये हमारा क्या होगा, इक्वल नहीं होगा, तो यानी कि बी कैसा होगा, अनइक्वल होगा, ठीक है। बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये भी है। तो कहने का मतलब है कि अगर सीरीज सिरम होगा तो सीरीज के केस में करंट हमारी इक्वल होगी, वोल्टेज अनइक्वल होगा। यहाँ पे क्या है, करंट हमारी अनइक्वल होगी, वोल्टेज हमारा सेम होगा। तो ये चीज़ तो आपको पता होगी पहले भी।
अब अगर हम बात करें कि सीरीज सर्किट है, तो इसको अगर हम टोटल रेजिस्टेंस निकालें या टोटल हम एलिमेंट लगाते हैं, तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो सीरीज में आर इक्विवेलेंट या हम कह सकते हैं जो आर टोटल निकालना है, तो सिंपली आप सीरीज देखें तो सीरीज को डायरेक्ट ऐड कर दें, R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश Rn, ठीक है। और जबकि पैरेलल सर्किट है, तो पैरेलल सर्किट को आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है या जो टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? तो सिंपली आप क्या करेंगे, 1/R इक्विवेलेंट और जितना है 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3 डैश डैश 1/R, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा। जब भी आपको पैरेलल मिले तो टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करोगे? सिंपली 1/R इक्विवेलेंट करोगे, ठीक है। सीरीज में आप डायरेक्ट ऐड कर दोगे उनको, पैरेलल में आप ऐसे ऐड करोगे, ठीक है। बताइए इतनी बात समझ में आ गई सीरीज और पैरेलल सर्किट। तो आप सीरीज और पैरेलल सर्किट को आप पहचानोगे कैसे, याद कैसे रखोगे? या तो एक तरीका ये है कि आप एलिमेंट को देखो कि एक एलिमेंट ये है, तो पहले एलिमेंट का जो लास्ट वाला सिरा ये है और ये लास्ट वाला दूसरे का पहले वाले सिरे से कनेक्ट है, ऐसे ही इसका लास्ट वाला इसके पहले वाले से कनेक्ट है। या तो आप ऐसे देख लीजिए, या तो आप ऐसे देख लीजिए कि अगर आप करंट फ्लो करा के देख लीजिए कि अगर आपकी करंट क्या है, अगर सेम जाती है हर एलिमेंट में, तो वो हमारा क्या होगा, सीरीज होगा। अगर करंट फ्लो करा के हमने देखी, अगर करंट हमारी सारे एलिमेंट में बराबर नहीं जा रही है, तो वो हमारा पैरेलल सर्किट होगा। बताइए इतनी बात क्लियर है सब लोगों को? तो अगर आप लोग अगर अच्छे से क्लियर करते रहोगे तभी तो आपको आगे समझ में आएंगी, अदरवाइज ये सब्जेक्ट आपके लिए टफ हो जाएगा। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करिए, एक एक चीज़ समझते चलिए, ठीक है। नहीं समझ में आता 2 बार 3 बार देखिए इसको, फिर भी नहीं समझ में आता तो हम आपको और बताएंगे क्लास में, ठीक है। तो इसको एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए फिर आज हम इतना ही रखते हैं, नहीं तो आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर इतनी बात आप पहले समझ लीजिए, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर।